और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर यह है कि ऑस्ट्रेलिया में मोदी का लिटिल इंडिया देखने को मिला। आज मैं जो तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, आज से पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छोटा हिंदुस्तान बना दिया है ऑस्ट्रेलिया में। यह वो तस्वीर जब प्रधानमंत्री सिडनी लैंड हुए, ऑस्ट्रेलिया पहुंचे थे। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं। वेलकम हुआ, भव्य स्वागत हुआ प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन यह तो शुरुआत थी, अभी छोटा हिंदुस्तान ऑस्ट्रेलिया में बनने वाला था। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, ये आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में छोटे हिंदुस्तान का उद्घाटन किया है। शिलापट आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री ने कर्टन हटाए और उसके बाद देखिए जरा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री से हाथ मिलाया और छोटे ऑस्ट्रेलिया को इनॉग्रेट किया है। अब मैं छोटे इंडिया को, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं छोटा हिंदुस्तान जो है ऑस्ट्रेलिया में, वो दिखता कैसा है। अब तक आपको किसी ने तस्वीर नहीं दिखाई होगी छोटे हिंदुस्तान की। मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये है मिनी इंडिया, लिटिल इंडिया की तस्वीर आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। ये सड़कें आप देख रहे हैं, ये इमारतें आप देख रहे हैं, ये घर आप देख रहे हैं। यहां सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तानी रहते हैं, हिंदुस्तानी रहते हैं, इसीलिए इस इलाके को लिटिल इंडिया में कन्वर्ट कर दिया गया है। छोटा हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। चारों तरफ जो दुकानें आप देखेंगे इस लिटिल इंडिया में, दुकानें भी भारतीय हैं। डोसे की शॉप है, कहीं हिंदुस्तानी कोई और खाना मिल रहा है, इस तरह की सारी दुकानें हैं इस लिटिल इंडिया में। अगली तस्वीर दिखाई सर, ये उस लिटिल इंडिया की दूसरी तस्वीर है। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, दोनों तस्वीरें ये आप देख रहे हैं। हैरिस पार्क, ये उस लिटिल इंडिया की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इनॉग्रेट किया है। आखिर इसका नाम लिटिल इंडिया क्यों पड़ा, आखिर इसका भारत से क्या ताल्लुक है, और कैसे भारत के लिए फख्र की बात है कि ऑस्ट्रेलिया में भी अब एक छोटा भारत मिलेगा आपको। इससे ज्यादा फख्र की बात, गर्व की बात किसी के लिए क्या हो सकती है कि भारत में रहने वाले शख्स के लिए ऑस्ट्रेलिया में भी अपना एक इंडिया है। देखिए जरा कैसा है ये इंडिया, ये आप देख रहे हैं, ये है लिटिल इंडिया। आगे आप एक शॉप देख रहे हैं, सुपरमार्केट लिटिल इंडिया की। ऑस्ट्रेलिया में ये लिटिल इंडिया तैयार हो गया है। इसका पहले नाम हुआ करता था हैरिस पार्क। हैरिस पार्क अब हो गया है लिटिल इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नाम बदला। भारत और ऑस्ट्रेलिया की दोस्ती की यह मिसाल और पहचान है। 3 सड़कों को मिलाकर बनाया गया है ये लिटिल इंडिया। यहां हिंदुस्तान की हर भाषा बोली जाती है, पहली बात ये। और हैरिस पार्क में 6 लाख भारतीय रहते हैं। इस लिटिल इंडिया में 6 लाख हिंदुस्तानी रहते हैं, जो यहां की कुल आबादी का 50% है, 50%, जिसमें 15%, अब देखिए भारत में भी कौन लोग, 15% गुजराती रहते हैं, इसमें 12% हिंदी और 7% पंजाबी बोलने वाले रहते हैं। हैरिस पार्क में 6% पड़ोसी मुल्क नेपाली भाई भी रहते हैं। हैरिस पार्क ऑस्ट्रेलिया का पैरामाटा शहर है और जो ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे पुराना शहर है। हैरिस पार्क में भारतीय खाना मिलता है चारों तरफ। भारतीय रेस्टोरेंट और भोजनालय यहां बहुत मशहूर है, दूर दूर से लोग आते हैं यहां खाना खाने के लिए, जहां हिंदुस्तानी व्यंजन खाने ऑस्ट्रेलियंस आते हैं। इसमें डोसा, ढोकला, छोले भटूरे, लिट्टी चोखा बाटी, यह सब मिलता है। यहां भारतीय मिठाई और स्ट्रीट फूड बहुत प्रसिद्ध है, फेमस है। यहां विग्राम स्ट्रीट प्रमुख कमर्शियल इलाका है और जहां ज्यादातर दुकानें हम हिंदुस्तानियों की हैं, भारतीय मूल के लोगों की हैं। यहां पूजा पाठ के सारे सामान मिल जाते हैं। भारतीय मसाले ले लीजिए, कपड़े ले लीजिए, गहने ले लीजिए इंडियन स्टाइल के। हैरिस पार्क में त्योहार भी धूमधाम से मनाया जाता है। यानी होली दिवाली में आपको लगेगा भारत में ही है होली दिवाली या दशहरा हो, जहां सभी लोग साथ मिलकर न्यू ईयर का जश्न भी मनाते हैं। तो ऐसा है ऑस्ट्रेलिया में मिनी इंडिया। अब सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी।
इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी सी, कभी डी, कभी ई। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। आप उसकी असली ताकत है। इसकी असली वजह है ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स। आइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आपने सुना मिनी इंडिया पर पीएम ने क्या कहा, लेकिन मैं आपको बताता हूं प्रधानमंत्री ने और भी कुछ बताया कि ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी वो जगह है जो अब कैसे भारतीय बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया में भारत के बड़े बड़े क्रिकेटर्स के नाम पर भी जगह बनी हुई है। देखिए जरा ऑस्ट्रेलिया में क्या क्या है जो भारतीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, यही जलवा था। रोड के दोनों तरफ लोग मौजूद थे प्रधानमंत्री के दीदार के लिए। अब मैं आपको बताता हूं क्या क्या है। पीएम ने बताया ऑस्ट्रेलिया में एक जगह है जिसका नाम है पैरामाटा स्क्वायर, और प्रधानमंत्री ने बताया कि जो पैरामाटा स्क्वायर है, यह पैरामाटा स्क्वायर अब परमात्मा चौक हो गया है। अगला देखिए, प्रधानमंत्री ने बताया ऑस्ट्रेलिया में बिग्राम स्ट्रीट है, और यह बिग्राम स्ट्रीट जो है अब यह विक्रम स्ट्रीट हो गया है। जो हैरिस पार्क है, हैरिस पार्क जो जगह है उसे लोग हरीश पार्क कहते हैं। अब देखिए कुछ और जगह जो ऑस्ट्रेलिया के साथ भारत का ताल्लुक है। आगे से शुरू करिए। दिल्ली स्ट्रीट भी है ऑस्ट्रेलिया में, बॉम्बे स्ट्रीट भी है ऑस्ट्रेलिया में, कश्मीर एवेन्यू, कश्मीर में G20 हो रहा, कश्मीर एवेन्यू भी ऑस्ट्रेलिया में, और मालवा एवेन्यू भी है। तो दिल्ली, मुंबई, कश्मीर सब कुछ है वहां। इतना ही नहीं, ग्रेटर सिडनी में इंडिया परेड शुरू हो चुका है। सिडनी के पास लखनऊ नाम की भी जगह है जहां लखनऊ की बास्केट चाट मिलती है। प्रधानमंत्री ने बताया, इस चाट का भी जिक्र किया कि लखनऊ तो है लेकिन देखना पड़ेगा चाट मिल रही है या नहीं। यहां जयपुर की दूध जलेबी भी मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में भारतीयों के नाम पर भी सड़कें हैं। मेलबर्न के रॉक बैंक में कोहली क्रिसेंट है। यहां तेंदुलकर ड्राइव नाम से भी सड़क है, और कपिल देव और वीवीएस लक्ष्मण के नाम पर भी सड़कें हैं। ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी जोड़ी। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लगभग 20,000 भारतीयों के सामने बोल रहे थे तो उन्होंने भारतीय खानों का भी जिक्र किया, भारतीय इलाकों का भी जिक्र किया, और क्रिकेटर्स का भी जिक्र किया। सुनिए जरा।
साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहां के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है, विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटकाट की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बेनीजी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने कहा मोदी तो बॉस है। पूरे दिन यह छाया रहा कि मोदी बॉस हैं। मोदी बॉस है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं, आइए आपको बताता हूं। यह आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के राष्ट्रपति से जब मिले तो देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति खुद चलकर आए हैं। अगर आप ध्यान से देखिए, मोदी बैठे हुए थे अपनी जगह पर, बाइडेन खुद चलकर आ रहे हैं, देख रहे हैं, खुद चलकर आए, मोदी से मिलने के लिए मिले हैं और गले लगाया। ये एक तस्वीर है। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने के लिए खुद आए, हाथ मिलाया गर्मजोशी से। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज। ये अगले पिछले 3 दिन की तस्वीरें सिर्फ आपको दिखा रहा हूं, किस तरह से मिल रहे हैं। आपको पता चल रहा है दो पुराने यार मिल रहे हो, इस मुलाकात से पता चल रहा है, वरना सामान्य मुलाकात आपने शाहबाज और पुतिन की भी देखी है, यह मुलाकात अलग है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगाव ही है कि न्यूजीलैंड के पीएम को पता चला कि मोदी आए हैं तो वो न्यूजीलैंड से आ गए मिलने। अगली तस्वीर दिखाइए, ये आप देख रहे हैं न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस हिपकिंस, पता चला मोदी आए तो उनसे मिलने के लिए चले गए, मुलाकात करने के लिए। ऐसा बहुत कम होता है। अब मैं आपको बताता हूं कि क्यों मोदी को, अगर ऑस्ट्रेलिया के पीएम कह रहे हैं कि मोदी बॉस हैं, तो ऐसा है तो क्यों है। इसके पीछे की बड़ी वजह क्या है कि दुनिया मोदी को अब बॉस मान रही है। देखिए, अब मैं आपको बताऊंगा, ये आप देख रहे हैं तस्वीर खुद सब कुछ कह रही है कि मोदी बॉस है या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने मोदी का लोहा माना है। एंथनी एल्बनीज ऑस्ट्रेलिया के पीएम है, मोदी की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज है जिन्होंने यह बात कही। एल्बनीज ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो बॉस हैं, ऑस्ट्रेलिया में उनका स्वागत और सम्मान की बात कर रहे हैं।
आखिर एंथनी एल्बनीज ने ऐसा क्यों कहा? सवाल यह है, उन्होंने इसलिए कहा इस वक्त G20 का बॉस कौन है? इंडिया। हिंदुस्तान G20 की अध्यक्षता कर रहा है। भारत में लगातार G20 की बैठकें चल रही हैं। श्रीनगर में G20 बैठक हुई, दुनिया में चर्चा बनी हुई है। पाकिस्तान और चीन के विरोध के बावजूद यह बैठक हो रही है। SCO की अध्यक्षता भारत कर चुका है। पिछले साल भारत सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष था और बाइडेन का मोदी से ऑटोग्राफ मांगना, बाइडेन कह रहे हैं मोदी जी ऑटोग्राफ दे दो। मैक्रो का मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ना। पापुआ न्यू गिनी के पीएम को आप देख रहे हैं उधर पांव छू रहे हैं मोदी के। कोरोना काल में मोदी दुनिया की मदद कर रहे थे जब लोग अपनी वैक्सीन बचाकर रख रहे थे। तुर्की में भूकंप आया तो मानवीय मदद मोदी भेज रहे थे। बेशक तुर्की विरोध करता हो भारत का, लेकिन मोदी बुरे वक्त में हमेशा इंसानियत दिखाते हैं और आगे बढ़कर मदद करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर भारत का स्टैंड बिल्कुल क्लियर था, किसी का पक्ष नहीं। चीन के खिलाफ भारत की रणनीति स्पष्ट है और आतंकवाद पर संयुक्त राष्ट्र में दो टूक भी जवाब देता आया हिंदुस्तान। पीएम मोदी को दुनिया का बॉस मानता है। यह वजह है बॉस मानने की। आइए अब जो बॉस मान रहा है उसको सुन भी लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज को सुनिए जरा। उन्होंने जब कहा कि मोदी बॉस है, उस वक्त पूरा वो एरिया, वो इलाका जिसे ओलंपिक एरिया भी कहते हैं, एरिना, उसमें तालियों की गूंज और गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। सुनिए। I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. तो आपने सुन लिया क्या कह रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के पीएम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉस है। अब मैं आपको बताता हूं कि भारत पूरी दुनिया में बसता है, सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं है कि मिनी इंडिया बन गया। और भी दुनिया के देश हैं जहां भारत की यही ताकत और अहमियत। ये आप देख रहे हैं, पानी देखकर आप समझ गए होंगे कि ये यूएई है। यूएई में बसा है छोटा हिंदुस्तान और यूएई में अल मिन्हाद का नाम बदल दिया गया। संयुक्त अरब अमीरात में भी एक छोटा भारत है। अल मिन्हाद अब हो गया है हिंद सिटी और दुबई का एक जिला है अल मिन्हाद। यूएई के प्रधानमंत्री ने इसका भी नाम बदल डाला है। यह पूरा इलाका 84 किलोमीटर का है। यहां हिंदुस्तानियों की संख्या बहुत ज्यादा है। सिर्फ यूएई नहीं, यूएई में ही दुबई है। दुबई में यह भव्य राम मंदिर, हिंदू मंदिर बना है जिसे 2022 में भक्तों के लिए खोला गया। मंदिर में 16 देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई हैं। दुबई का यह मंदिर 70,000 वर्ग फीट में फैला है। यूएई में मोदी इस मंदिर का उद्घाटन कर चुके हैं। यह दूसरा मंदिर है। अबू धाबी में मोदी ने इसका शिलान्यास किया था। 55,000 वर्ग फीट में यह हिंदू मंदिर फैला है। अबू धाबी का यह पहला मंदिर था। यह है भारत की ताकत। आइए अब आपको मैं दिखाऊं, उससे पहले मैं आपको सुनवाने जा रहा हूं। सुनिए जरा, ये जो कुछ भी तस्वीर मैंने आपको दिखाई, चाहे ऑस्ट्रेलिया के पीएम कह रहे हो मोदी बॉस है, चाहे ऑस्ट्रेलिया में लिटिल इंडिया बस गया हो, भारत के लोग ये सारी तस्वीरें देखने के बाद, सुनने के बाद क्या कुछ कह रहे हैं, उन्हें सुनिए जरा। मोदी जी तो सबके बॉस है आज की डेट में। यही तो विश्व गुरु बनता हुआ भारत है। जब पपुआ न्यू गिनी के राष्ट्रपति पैर छू सकते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मोदी बॉस बोलेंगे ही। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा कोई पीएम आया है कि विदेश के बड़े बड़े राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी जी को ढूंढ ढूंढ के गले मिल रहे हैं। ये एक बदलाव है। तो बाइडन
ऑटोग्राफ मांग रहे थे। ये भारत के लिए बहुत गर्व का विषय है। हम लोगों का खुद सीना चौड़ा हो जाता है ऐसा देख करके। इससे बड़ी हम लोगों की कितने, हमारे पीएम को अगर वो ऑस्ट्रेलिया जैसे वहाँ के लोग बोल रहे हैं, पीएम बोल रहे हैं कि बॉस, तो इससे बड़ा हम लोगों के लिए अचीवमेंट क्या होगा कि आज भारत जो है पूरे विश्व पटल पर अपनी छाप छोड़ रहा है। तो आप विदेश में जाकर भारत की बुराई करना बंद कर दीजिए। जिन लोगों से आप कहते हैं कि आइए भारत के अंदर लोकतंत्र की रक्षा कीजिए, आज वही लोग मोदी जी को बॉस कह रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार उन्होंने एक बॉस की संज्ञा दी, तो मतलब दुनिया आज मान रही है कि मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका डंका पूरे विश्व पटल में बहुत तरीके से बज रहा है। अब मैं क्या, हम इंडियन क्या, पाकिस्तानी भी मोटिवेट हो रहे हैं कि काश मोदी जी जैसा प्राइम मिनिस्टर हमारे पाकिस्तान को मिल गया होता। अमेरिकी राष्ट्रपति जो वर्ल्ड का सबसे ताकतवर राष्ट्राध्यक्ष है, उन्होंने मोदी जी का ऑटोग्राफ लिए। अभी ये मतलब ये जो पोपिया नोगनी के राष्ट्राध्यक्ष, उन्होंने प्रोटोकॉल तोड़ के मोदी जी के पैर छुए। मतलब ऐसे व्यक्ति जिसको शब्दों की सीमा में बांध पाना मुश्किल है। बॉस का मतलब ये होता है जो संरक्षण कर सके, और मोदी संरक्षण कर रहे थे दूसरे देशों का भी, अपने भारतवंशियों का भी। सुन लिया आपने भारत के लोग क्या कह रहे हैं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बहुत बड़ी खबर है, बदलने लगा 2000 का नोट। आज ही वो दिन है, 2000 का नोट बदला जाना था, लेकिन आप देख रहे हैं हम बैंक पहुंचे कि क्या लोग नोट बदल रहे हैं। उतनी भीड़ नहीं थी जितनी भीड़ नोटबंदी के टाइम थी। 500 और 1000 का नोट जितनी लंबी कतारें थी, आज नहीं थी। हमें भी ताज्जुब हुआ कि आखिर ये नोट गया कहां 2000 का। बैंक तो खाली है, भीड़ है नहीं, लोगों के पास 2000 का नोट वाकई नहीं है, या फिर जिनके पास 2000 का नोट है वो बैंक गए नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूं वो गए कहां। आप भी जानकर ताज्जुब करेंगे, जिनके पास 2-2 हजार के नोट है वो क्या कर रहे हैं। देखिए जरा, दिलचस्प है ये तस्वीर। देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर जोमैटो ने खुद शेयर की है। फूड ऐप है जिससे आप खाना मंगवाते हैं, जोमैटो। ये तस्वीर साझा की है, लिखा है कि 72%, 72% नोट उन्हें 2000 के ही मिल रहे हैं। फुल स्क्रीन अगर आप इसे ले सकते हैं, लीजिए जरा तस्वीर। जोमैटो कह रहा है लोग 2-2 हजार रुपए में अब खाने में खपा रहे हैं, बैंक नहीं जा रहे हैं। ये तस्वीर देखिए, जोमैटो ने शेयर की है। उनका जो डिलीवरी बॉय है वो 2000 के नोटों पर लेटा हुआ है, और जोमैटो ने लिखा है कि शुक्रवार से 72% कैश जो मिला है, लोग 2000 का ही नोट दे रहे हैं। अब आप समझिए, इसलिए बैंक खाली पड़े हैं, लोग बैंक नहीं जा रहे हैं, ऐसे 2000 का नोट खपा रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाता हूं आपको, आइए। लोग कहां जा रहे हैं? पेट्रोल पंप जा रहे हैं। ये अगली तस्वीर आप देख रहे हैं, पेट्रोल पंप पर बोर्ड लगा दिया है पेट्रोल पंप मालिक ने। लिखा है कल तक हम 2000 के नोट स्वीकार कर रहे थे, लेकिन अब हम नहीं कर रहे हैं जब तक कि कोई पूरी राशि के लिए आपूर्ति नहीं खरीद रहा है। हमारे पास ग्राहकों को वापस देने के लिए अतिरिक्त छुट्टे नहीं है। यानी लोगों को लग रहा था 2000 का नोट लेके जाओ, 1000 का तेल डलवाओ और 1000 मिलेगा, तो कह दिया है आओगे तो पूरा 2000 का तेल ही लेना पड़ेगा। लिखा 2000 रुपए परिवर्तन उपलब्ध नहीं है, कृपया ऑनलाइन भुगतान करें। अगली तस्वीर दिखाता हूं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। एक सज्जन पहुंचे तेल लेने के लिए, पूरा तेल भरवा लिया, उसके बाद 2000 की पत्ती निकाली, तो पेट्रोल पंप मालिक ने तेल वापस गाड़ी से निकलवा लिया। फुल स्क्रीन लीजिए जरा, देख रहे हैं आप। पहले इन्होंने तेल भरवाया बड़ा इत्मीनान से कि 2000 का नोट दे देंगे, काम हो जाएगा। तेल मालिक को पता चला पेट्रोल पंप पर कि ये जो है 2000 का नोट देने वाले, तो इनकी गाड़ी में जो तेल डाला गया था वो पाइप लगाकर वापस निकाल लिया गया तेल। तो यही वजह है कि बैंक खाली पड़े हैं। आइए आपको बताता हूं मैं कि लोग कहां कहां जा रहे हैं। 2000 रुपए खप रहे हैं किस जगह पर, अलग अलग जगह है, लेकिन बैंक नहीं जा रहे हैं लोग। देखिए जरा तस्वीर, अब मैं आपको बताता हूं कहां कहां। पहली तस्वीर देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं पेट्रोल पंप आ गए। पहले 200 के पेट्रोल में 2000 का नोट दिया, यानी पेट्रोल 200 को लेना है, नोट 2000 का। पेट्रोल पंप वालों ने परेशान होकर नोटिस लगा दिया, लिख दिया 2000 दिया तो 2000 का ही तेल लेना होगा, 100-200 के तेल पर 2000 का नोट नहीं लिया जाएगा। तो कहीं बिना लिखे 1000 का तेल डालने का नियम रख दिया गया है। अब आइए कहां खपा रहे हैं, यह दिलचस्प है। बच्चों की फीस भर रहे हैं लोग। जिन बच्चों की फीस स्कूल में अब तक जमा नहीं थी, माता पिता ने 2000 के नोट में फीस जमा करनी शुरू कर दी है।
और पूरे पूरे साल की फीस जमा करे दे रहे हैं। कह रहे हैं 4 साल की ले लो, 5 साल की फीस जमा कर रहे हैं। ये हाल है। फीस की रसीद अगर मिल रही है तो ठीक है, नहीं भी दे स्कूल तो भी चलेगा। 8वीं के बच्चे की फीस 12वीं तक लोग जमा करने को तैयार हैं। सोचिए, बच्चा आज 8वीं में है, कह रहे हैं 12वीं तक की फीस जमा कर लो। हालांकि कहा जा रहा है कि स्कूलों ने 8वीं के बच्चे की 9वीं तक तो फीस ले ली है। दिल्ली एनसीआर में कुछ स्कूलों में 20 और 21 मई को भी फीस काउंटर खुल गए। सोचिए, 20 और 21 को फीस काउंटर खुले। अब पैसा दूसरा कहां खप रहा है? सुपरमार्केट में। 2000 का नोट बंद हुआ तो पार्टियां शुरू हो गई। फूड ऐप पर ऑर्डर कैश ऑन डिलीवरी किए गए, यानी अब ऑनलाइन पैसा नहीं दे रहे हैं, कैश दे रहे हैं। डिलीवरी बॉय को कैश में 2-2 हजार रुपए के नोट दिए गए। तस्वीर मैंने आपको जोमेटो की दिखाई शुरू में। जोमेटो ने खुद सोशल मीडिया पर ट्वीट किया, लिखा कैश ऑन डिलीवरी में 72% 2000 के नोट मिले। अब देखिए तीसरी जगह कौन सी है? तीसरी जगह है ये मार्केट। 2000 का नोट बंद हुआ तो लोग बाजार पहुंच गए फौरन। पुराना एसी सही था, फिर भी नया खरीद लिया। गर्मियों में भी सर्दियों के कपड़े भी लोग ढूंढ रहे हैं। कई जूतों के पेमेंट में 2-2 हजार के नोट दिए जा रहे हैं। दुकानदार 2000 का नोट लेने से मना भी नहीं कर सकते हैं। खरीदार आया है, सर्दी के कपड़े गर्मी में खरीद ले रहा है, तो ले लो 2000 का नोट। दावा है कि दुकानदारों ने चेंज नहीं का बहाना बनाकर नोट नहीं लिया। ऐसी भी जगह कई हुई, बहुत से अस्पतालों से भी ऐसी खबरें आई। अब देखिए और क्या कर रहे हैं जिनके पास नोट है। बड़े बड़े शोरूम के बाहर लाइन लगाकर लोग खड़े हैं कि गाड़ियों की बुकिंग के लिए झोले में लोग कैश ले लेकर पहुंच रहे हैं। तो कहीं फ्लैट के लिए कैश में बुकिंग कर दी गई। दावा यह है कि रियल एस्टेट वालों ने भी कॉल करके लोगों का ऑफर ले लिया, कैश दो और फ्लैट की बुकिंग कर लो। इस सेक्टर में टर्नओवर दोगुना होने की उम्मीद जताई जा रही है। अब देखिए बचा कुचा माल अब कहीं विदेश भेज दिया जाए या इधर से उधर ट्रांसफर, तो हवाला भी शुरू हो गया है। हवाला कारोबार के जरिए पैसा इधर से उधर हो रहा है। 19 मई को 2000 का नोट बंद होने का ऐलान किया गया। दावा है इस दिन हवाला में डॉलर का रेट 85.50 रुपए यानी 85.5 रुपए था, जो कि बाद में बढ़कर 81 से 88 रुपए तक पहुंच गया। मतलब लोगों ने 2000 का नोट डॉलर में निवेश कर दिया। अब दावा यह है कि डॉलर का मौजूदा रेट 91 रुपए के करीब है। यह स्थिति है। अब जो कुछ पैसा बचा तो अब लोग क्या कर रहे हैं, अगली तस्वीर में आपको दिखाने जा रहा हूं। जो पैसा बचा तो फिर सुनार की दुकान दिख गई रास्ते में। ये देख रहे हैं तस्वीर, फुल स्क्रीन लीजिए जरा। तो बहुत से लोग ज्वेलर शॉप पहुंच रहे हैं और आपको बताऊं कि सोने के दाम भी बढ़ गए। लोगों ने नोट बदलवाने से, जमा कराने से बेहतर समझा है। जो उपाय मैंने आपको बताया वो तो आपने देख सुन लिए, लेकिन ये देखिए जरा कि कैसे लोग सोना खरीदने पहुंच गए। भीड़ लगी है सोने की दुकानों पर, भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सोने के दाम तेजी से बढ़ रहे हैं। क्या सारा पैसे का सोना खरीद लेंगे जिनके पास 2-2 हजार रुपए के नोट है? तो देखिए जरा लोगों ने कितना सोना खरीदा है। ये देख रहे हैं आप, ये 2-2 हजार के नोट पता चला बंद है तो इधर इन्वेस्ट होगा, ये तो बढ़ता ही रहेगा। नोटबंदी हुई तो ज्वेलरी की खरीद शुरू हो गई है। 2000 के नोट से सोना चांदी जमकर खरीदा गया। भीड़ बढ़ी तो कुछ जगह ज्वेलर्स ने पैसे भी बढ़ा दिए। कहीं कहीं 5 से 10% तक प्रीमियम चार्ज लगा दिया गया। इससे सोने की कीमत 66,000 तक पहुंच गई, जबकि सोने का आज का भाव 62,110 प्रति 10 ग्राम है। मेरठ में हर रोज 10 से 12 करोड़ का कारोबार होता है। पिछले 3 दिन में सर्राफा कारोबार 30% बढ़ गया है। जब से पता चला 2000 का नोट बंद हो रहा है, कारोबार बढ़ गया। 2016 में नोटबंदी के दौरान भी सोने की दुकानों पर भीड़ लगी थी। सोने की सबसे बड़ी खपत में चीन के बाद भारत का दूसरा नंबर आता है। आइए अब मैं आपको दिखाता हूं कि कहां कहां रुपया बदला गया है 2000 का। जिन बैंकों में बदला भी गया है तो कैसे बदला गया है, किस तरह से बदला गया है। उत्तर प्रदेश आपको लिए चलते हैं। उत्तर प्रदेश में देखिए जरा, सबसे पहले नोएडा की बात करें। बग हटाई प्लीज। बैंक की शाखाओं में ये काउंटर बनाए गए। लगभग
बहुत सी सैकड़ों बैंक की शाखाओं में अलग से काउंटर बनाए गए। 39 बैंकों की शाखाओं में 476 काउंटर है। नोएडा के अंदर गाजियाबाद में 2 दिन में एटीएम से 55 करोड़ 2,000 नोट जमा हुए। शनिवार को 20 करोड़ के 2,000 के नोट जमा हुए, जबकि सोमवार को करीब 35 करोड़ 2,000 के नोट पहुंचे थे। लखनऊ की बात करिए, लखनऊ में 905 बैंक शाखाओं में काउंटर है। एसबीआई को छोड़कर बाकी बैंकों ने आईडी भी ली है लोगों की, जिसे लेकर कुछ जगहों पर थोड़ा हंगामा भी देखने को मिला और मैनेजर ने अपने स्तर पर स्थिति कंट्रोल की है। कानपुर में 750 बैंक शाखाओं में नोट बदलने की सुविधा थी, 650 बैंकों में सुविधा थी नोट बदलने की, और वाराणसी में 488 बैंकों की शाखाओं में नोट बदलने की तैयारी की गई थी। आगरा में 520 ब्रांचों में नोट बदले जा रहे थे। 2 दिन में आगरा के एटीएम में 102 करोड़ के 2,000 के नोट जमा हो गए। अयोध्या में 135 बैंक शाखाओं में 2,000 के नोट बदलने की व्यवस्था थी। मेरठ में 450 ब्रांचेस में नोट बदले जा रहे हैं। यह यूपी का हाल था, लेकिन लोगों ने अपना जुगाड़ ढूंढ लिया कि कहां पैसा खपाना है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। खबर यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं, लेकिन कुछ लोगों को फक्र और गर्व की बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो नई संसद पर भी संग्राम पुराना शुरू हो गया है। यह है नई संसद की इमारत जिसे आप देख रहे हैं, भव्य इमारत। पुरानी संसद आप पीछे नजर आ रही है, उसके ठीक आगे नई संसद बनी है। बहुत से लोग कह रहे थे कि पुरानी संसद खत्म कर देंगे, गिरा देंगे, बिगाड़ देंगे। नहीं, दोनों संसद आगे पीछे। पुरानी संसद, ये आप देख रहे हैं सर्कल, पुरानी संसद, उसके आगे जो स्ट्रक्चर बना है ये नई संसद है। अंदर से तस्वीर दिखाते हैं, अगली तस्वीर दिखाई जरा। ये अंदर की तस्वीर, राज्यसभा और लोकसभा की अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहां अब हमारे नए सांसद, हाईटेक संसद है ये, अंदर पेपर ले जाने की जरूरत नहीं है, सब टच स्क्रीन होगा अंदर। सांसदों को बोलने की भी आसानी होगी, सबके आगे टेबल भी होगा। पहले पुरानी संसद में शुरू की 2 रो में टेबल है, पीछे वाले सांसदों के लिए टेबल नहीं। तो बहुत कुछ नया है इस संसद में, 100 साल के उद्देश्य से बनाई गई है। लेकिन कांग्रेस को परेशानी है कि मोदी क्यों इनॉग्रेट करेंगे, प्रधानमंत्री मोदी क्यों संसद को इनॉग्रेट करेंगे, उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस कह रही है इसका उद्घाटन तो राष्ट्रपति को करना चाहिए, सर्वोच्च पद है। कांग्रेस का यह कहना है कि राष्ट्रपति उद्घाटन करें। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह है इनविटेशन कार्ड, यानी न्योते का कार्ड भी छप गया है इस उद्घाटन के लिए। लिखा है न्यू बिल्डिंग ऑफ पार्लियामेंट इनॉग्रेटेड बाय, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेट करेंगे। ये है कार्ड, ये दोनों एक ही कार्ड है जी। अब सवाल यह है, कांग्रेस कह रही है कि मोदी क्यों इनॉग्रेशन कर रहे हैं, ये तो संसद है। तो बीजेपी ने आज एक वीडियो जारी किया। बीजेपी कह रही है राजीव गांधी भी, ये देख रहे हैं, राजीव गांधी भी संसद में एक इमारत बनी थी अंदर, लाइब्रेरी, तो राजीव गांधी ने फिर क्यों इनॉग्रेट किया था। बीजेपी कह रही है उस हिसाब से तो यह भी राष्ट्रपति से ही करवाना चाहिए था राजीव गांधी को। यह राजीव गांधी ने किया तो ठीक है, मोदी संसद का इनॉग्रेशन करें तो गलत है। यह कैसे हो सकता है। आइए, अब दोनों में वार पलटवार हो रहा है। कांग्रेस सवाल उठा रही है, बीजेपी उसका जवाब दे रही है। देखिए जरा, दोनों ही पार्टियां आमने सामने हैं। प्रधानमंत्री 28 तारीख को इनॉग्रेशन करने वाले हैं। अब देखिए जरा बवाल। कांग्रेस कह रही है नए संसद भवन की जरूरत ही नहीं थी। बीजेपी कह रही है कांग्रेस ने ही इसका प्रस्ताव रखा था, कांग्रेस की मीरा कुमार ने प्रस्ताव रखा था। कांग्रेस कह रही है यह मोदी का निजी प्रोजेक्ट है। बीजेपी कह रही है जयराम रमेश ने कहा था कि नए संसद की जरूरत है, आज कह रहे हैं मोदी का प्रोजेक्ट है। कांग्रेस कह रही है नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति को करना चाहिए। तो बीजेपी कह रही है राष्ट्रपति खुद चाहती हैं कि उद्घाटन प्रधानमंत्री करें। कांग्रेस का कहना है बीजेपी राष्ट्रपति को ना बुलाकर उद्घाटन के लिए आदिवासियों का अपमान कर रही है, क्योंकि राष्ट्रपति आदिवासी हैं। तो बीजेपी कह रही है कि आदिवासी बेटी को राष्ट्रपति भी हमने बनाया है। कांग्रेस कह रही है प्रधानमंत्री को इसका उद्घाटन करना चाहिए, जिस पर नहीं करना चाहिए। इस पर बीजेपी का कहना है राजीव गांधी ने भी संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, जो मैंने तस्वीर आपको दिखाई। कांग्रेस का एक और आरोप है, कह रहे हैं उद्घाटन उस दिन कर रहे हैं जिस दिन सावरकर की जयंती है। यह राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है।
बीजेपी का कहना है ये वीर सावरकर के चरणों की धूल बराबर भी नहीं है। कांग्रेस का कहना है संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार किया जा रहा है। बीजेपी कह रही कांग्रेस खेल बिगाड़ने की आदत नहीं छोड़ सकती है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाई जाती है तो संसद की जरूरत क्या है। बीजेपी कह रही देश की उपलब्धि को नीचा दिखाने का प्रयास है। अब जरा सुनिए बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला क्या कह रहे हैं। देखिए, जयराम रमेश जी जो खुद हिपोक्रेसी और यूटर्न के मास्टर बन चुके हैं, एक समय पर जब वो यूपीए के मंत्री थे तब वही कह रहे थे कि ये नई पार्लियामेंट बिल्डिंग एक प्रायोरिटी है। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग बड़ी खतरनाक है, डेंजरस जगह बन चुकी है। स्वयं मीरा कुमार जी जो उस समय स्पीकर थी, उनके ऑफिस ने नए पार्लियामेंट बिल्डिंग के लिए परमिशन और अप्रूवल भी दी। तो उस समय पर मतलब 2011, 12, 13 में जो प्रायोरिटी था, आज 2023 में जब उस काम को आगे ले जाया गया है तो वैनिटी कैसे बना, तब जबकि हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने दोनों ने इस प्रोजेक्ट पर मुहर लगाते हुए कहा है कि यह प्रोजेक्ट नेशनल इंपॉर्टेंस का है। और जिस पार्टी की एक संस्कृति है कि 400 पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, अवार्ड्स ये एक परिवार के नाम कर दिए हैं, एयरपोर्ट से लेकर स्कूल तक सब चीज एक परिवार के नाम पर कर दे, ऐसे लोग अगर वैनिटी की बात करें तो मुझे लगता है कि ये नए संसद भवन का जो लोकतंत्र का एक मंदिर है उसका अपमान है। अब देखिए जरा, हर बार विरोध होता है। दरअसल कांग्रेस, बीजेपी का कहना है कांग्रेस को सबसे ज्यादा जो बात चुभ रही है वो ये कि इस नई संसद के साथ मोदी का नाम हमेशा हमेशा के लिए जुड़ जाएगा। सबसे ज्यादा टीस इस बात की है, ये कहना है बीजेपी का। ये देख रहे हैं, जब मोदी ने अशोक स्तंभ का इनॉग्रेट किया था, अनावरण किया था, तब भी कांग्रेस ने सवाल उठाए। अगली तस्वीर दिखाई, प्रधानमंत्री मोदी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। खुद प्रधानमंत्री कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचकर देखरेख कर रहे थे, मजदूरों से वहां बात कर रहे थे। लेकिन हर नए काम पर विरोध करना अब कांग्रेस की आदत बन गया है। देखिए जरा इस प्रोजेक्ट को, यानी जब नई संसद बन रही थी, यानी पहले दिन से कांग्रेस विरोध कर रही है। देखिए कैसे विरोध कर रही है, किस किस चीज को लेकर विरोध हो रहा है, शुरू से ही, पहले दिन से। अब देखिए, जब प्रोजेक्ट शुरू भी नहीं हुआ था तो क्या हुआ, कांग्रेस प्रायोजित था ये पूरी तरह से कि इसे रोक दो, संसद बननी नहीं चाहिए। उसके लिए क्या किया गया, नई संसद बनने से पहले ही अड़ंगा लगाया गया। कहा गया परियोजनाओं को कांग्रेस प्रायोजित याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी। याचिकाओं में कहा पर्यावरण मंजूरी लेने की प्रक्रिया में कमी है, हजारों करोड़ की योजना सिर्फ धन की बर्बादी है, परियोजना से ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले की सभी दलीलें खारिज कर दी। सर्वोच्च अदालत ने नई संसद के निर्माण को हरी झंडी दी। जब प्रोजेक्ट शुरू हो रहा था तब भी कांग्रेस विरोध कर रही थी। अब देखिए जरा, जब नींव रखी गई तब भी विरोध सुनिए। नींव रखी गई तब कांग्रेस और आग बबूला हो गई। कहा डिजाइन पर स्वदेशी विदेशी का मुद्दा उठाया। जयराम रमेश ने कहा ये जो इमारत दिख रही है ये तो पेंटागन जैसी दिख रही है, यानी अमेरिका का जो रक्षा मंत्रालय, पेंटागन। कांग्रेस ने कहा पुरानी संसद एमपी के 64 योगिनी मंदिर जैसी है। अब जब अशोक स्तंभ, आगे देख रहे हैं, अशोक स्तंभ जब इनॉग्रेट किया गया उस पर भी सवाल उठाए। कहा अशोक स्तंभ के शेरों को लेकर तब सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने अशोक स्तंभ के शेरों को कहा ये जो शेर है ये गुस्से में ज्यादा है। अब देखिए जब उद्घाटन की बारी आई फिर सवाल। अब जब संसद बनकर तैयार है तो उद्घाटन पर बवाल। 28 मई को उद्घाटन की तारीख तय हो गई। कह रहे हैं भाई 28 मई क्यों रखा, ये तो सावरकर साहब की जयंती है, उस दिन उद्घाटन क्यों कर रहे हो। इस दिन उद्घाटन राष्ट्र निर्माताओं का अपमान है। तारीख के साथ ही उद्घाटन करने वाले पर भी सवाल उठा रहे हैं। पहले कह रहे हैं 28 मई क्यों, अब कह रहे हैं मोदी से क्यों करवा रहे हो, राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाना चाहिए। तो हर चीज पर सवाल उठा रहे हैं। अब देखिए मैं आपको बताता हूं, बीजेपी भी जवाब दे रही है। बीजेपी जवाब दे रही, ग्राफिक्स रिलीज करिए प्लीज, ग्राफिक्स हटाइए। बीजेपी कह रही है, वीडियो दिखाइए जरा। बीजेपी कह रही है कि 1987 में, फुल स्क्रीन लीजिए इसे, 1987 में तो राजीव गांधी ने भी उद्घाटन किया था। ये आप देख रहे हैं राजीव गांधी की तस्वीर बीजेपी ने शेयर की है 1987 की। उनका कहना है राजीव गांधी, उस वक्त संसद की लाइब्रेरी बनी थी।
अब संसद में निर्माण कार्य हुआ और किसी चीज का इनॉग्रेशन होना है तो उसी लॉजिक के साथ जो लॉजिक कांग्रेस दे रही है, बीजेपी कह रही है, तो राजीव गांधी ने क्यों उद्घाटन किया था? यह उद्घाटन आखिर क्यों नहीं राष्ट्रपति से करवाया गया? अब मैं आपको बताता हूं, बीजेपी कांग्रेस को याद दिला रही है उनके उद्घाटन, जिस पर कहा जा रहा है मोदी क्यों उद्घाटन कर रहे हैं। बीजेपी कह रही है हम आपको बताते हैं आपने किस किस चीज का उद्घाटन किया है, तब क्यों नहीं सोचा कि कोई दूसरा उद्घाटन कर ले। ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज। ये आप देख रहे हैं, सबसे पहले संसद से शुरू करेंगे। कांग्रेस ने खुद प्रधानमंत्री के उद्घाटन की परंपरा शुरू की। संसद में कई उद्घाटन कांग्रेस के काल में प्रधानमंत्री ने ही किए हैं। यहां से शुरू करते हैं, इंदिरा गांधी से। 1975 में इंदिरा गांधी ने संसद एनेक्सी का उद्घाटन किया। बीजेपी कह रही तब राष्ट्रपति से क्यों नहीं करवाया? यह इमारत संसद भवन का अहम अंग है, लेकिन उद्घाटन में तब राष्ट्रपति को बुलाया नहीं गया। बीजेपी कह रही है 1987 में राजीव गांधी ने भी संसद में उद्घाटन किया। राजीव गांधी पीएम थे तो लाइब्रेरी की आधारशिला रखी थी, बाद में पीएम रहते संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन भी कर दिया खुद। उस वक्त भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया, क्यों? इतना ही नहीं, यह तो संसद की बात हो गई। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तब कौन उद्घाटन करता था? बीजेपी सवाल पूछ रही है। सोनिया गांधी यूपीए सरकार में किसी पद पर नहीं थी, सरकार में नहीं थी वो, लेकिन कई बड़ी परियोजनाएं, सरकारी परियोजनाओं की शुरुआत सोनिया गांधी करती थी। 2010 में सोनिया गांधी ने अटल टनल की आधारशिला रखी। 2009 में सोनिया गांधी ने मुंबई वर्ली सीलिंग का उद्घाटन किया, जबकि देश का प्रधानमंत्री कौन था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। सवाल यह कि सोनिया गांधी आखिर किस पद, किस मकसद के साथ उद्घाटन कर रही थी? 2009 में सोनिया गांधी ने रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री का उद्घाटन किया था। अब यही सवाल बीजेपी उठा रही है। अब सुनिए जरा, शहरी विकास मंत्री, मोदी सरकार में मंत्री हरदीप पुरी साहब क्या कह रहे हैं। इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने पार्लियामेंट एनेक्स की इनॉग्रेशन की थी, ठीक है। दूसरी डेट है, जहां तक मुझे याद आता है 87 की 15 अगस्त 87 में राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी की। आपके हेड ऑफ गवर्नमेंट इनॉग्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट की एनेक्सी को और लाइब्रेरी को, तो हम इस समय के हेड ऑफ गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकते? आइए, अब एक बहुत बुनियादी बात है कि लोग कहेंगे, शुरू में कहा गया जब ये बिल्डिंग बन रही थी तो कहा गया कि ये मोदी की इमारत है, मोदी अपने लिए बनवा रहे हैं, मोदी का घर बन रहा है। न जाने किस तरह के आरोप लगाए गए जो कांग्रेस को शोभा नहीं देते थे, वो भी कहा गया। ये जो आप देख रहे हैं नई पार्लियामेंट। अब सवाल यह है कि नई पार्लियामेंट की जरूरत क्यों पड़ी? भारत जैसा देश, जिसे ऑस्ट्रेलिया के पीएम कह रहे हैं कि मोदी बॉस हैं, भारत जैसा देश जिसके लिए कहा जा रहा है कि तेजी से आगे बढ़ता हुआ देश है, तो उसकी संसद भी ऐसी हो जहां जब दुनिया में उसकी तस्वीरें जाएं तो लोग वाकई कहें कि पानी तो नहीं चू रहा है। यह मैं क्यों कह रहा हूं? पुरानी इमारत में ऐसा हो रहा था। यह पुरानी इमारत की तस्वीर आप देख रहे हैं और यह नई इमारत है। मौजूदा भवन जो है इस वक्त 2 सदन के लिहाज से बनी थी। ये पुरानी संसद का मूल डिजाइन अब उपलब्ध नहीं है और इसलिए इसमें जरूरी बदलाव की सबसे ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मुश्किल है बदलाव। पुरानी संसद में सांसदों के बैठने की जगह नहीं पर्याप्त। मौजूदा संसद जो है इसमें 545 लोकसभा के सांसद बैठ सकते हैं। 2026 में परिसीमन होगा संभवतः, तो सांसदों की संख्या 26 में और बढ़ जाएगी, 800 पार भी जा सकती है। ऐसे में पुराने भवन में सबको बिठाया जाना असंभव है। संसद के पुराने भवन में कई हिस्से जर्जर हो चुके हैं। हालत यह है कि पुरानी इमारत में कई जगह से पानी भी टपकता है बारिश में। संसद के अलग अलग कामकाज के लिए ऑफिस की भी कमी है, इसमें ऑफिस भी कम है अंदर। नया जो भवन है, ये जो भवन आप देख रहे हैं, पुरानी बिल्डिंग से 17,000 वर्ग मीटर में बड़ा है। लोकसभा में 288 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जो बात 888 सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है। जैसा मैंने आपको बताया 2026 में अगर सांसदों की संख्या बढ़ती है तो वो 800 के पार जाएगी, तो लोकसभा में 888 सांसद बैठ सकें। राज्यसभा में 384
सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, इसमें लगभग 250। संसद की नई बिल्डिंग में हाईटेक ऑफिसेज भी बने हुए। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री का दफ्तर बड़ा है, अलग है। नई संसद भवन के बीच में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल है। पुराना भवन निर्माण के वक्त दिल्ली भूकंप जोन 2 में आता था, अब राजधानी दिल्ली भूकंप जोन 4 में आ गई, इसलिए मजबूत इमारत की जरूरत है। पुराना भवन इस प्रकार के भूकंप सहन नहीं कर सकता और नए संसद भवन को पूरी तरह से भूकंप रोधी बनाया गया है। अब तक जो राज्य मंत्री होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, उनके लिए यहां बैठने का कोई कमरा नहीं, कोई जगह नहीं। नए संसद में राज्य मंत्रियों के लिए भी बैठने की जगह है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब 28 तारीख को प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। सवाल यह है कि संसद बेशक बनकर नई तैयार हो गई, कांग्रेस विरोध कर रही है, लेकिन देश चाहता है इस संसद में काम हो शांति से, बिना हल्ला हंगामे के। आज की एक और बड़ी खबर है, मोदी विरोध का नया मोर्चा तैयार हो गया। अरविंद केजरीवाल अध्यादेश जब से आया है केंद्र का, अरविंद केजरीवाल नेताओं से मिल रहे हैं, बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ एकजुट कर रहे हैं कि अध्यादेश पर हमारे साथ हो। लेकिन आज एक अलग तस्वीर सामने है, अगली तस्वीर दिखाई। मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया, फुल स्क्रीन लीजिए जरा तस्वीर। मनीष सिसोदिया को कोर्ट में पेश किया गया। मीडिया वाले बात करने की कोशिश कर रहे थे, पुलिस वाले ने उन्हें मीडिया से रोका बात करने। देख रहे तस्वीर, आप जरा तस्वीर देखिए, सारे कैमरे हटाए और ये देखिए सिसोदिया को पकड़ा, उनके गले में हाथ डाला और ये देखिए गले में हाथ डालकर उन्हें ले गया। अहंकार हो गया है मोदी जी को, ना वो लोकतंत्र को मानते हैं। केजरीवाल जी के काम के लिए बहुत अहंकार में डूबे मोदी जी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ बहुत अहंकार हो गया है मोदी जी को, ना वो लोकतंत्र को मानते हैं। केजरीवाल जी के काम के लिए बहुत अहंकार में डूबे। अब सोचिए जरा कि आखिर जो कुछ हुआ मनीष सिसोदिया के साथ, इस पर बवाल हो गया। कहना यह है आम आदमी पार्टी का कि मनीष सिसोदिया के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। यह आप देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया जा रहे थे। आम आदमी पार्टी कह रही है सिसोदिया को पुलिस ने कॉलर पकड़ा। पुलिस का कहना यह है कि सुरक्षा को लेकर जरूरी कदम उठाए गए। आम आदमी पार्टी का कहना है पुलिस ने सिसोदिया को बयान देने से रोका। पुलिस का कहना है कस्टडी में मीडिया से बात करना कानून के खिलाफ है। आपका कहना है न्यायिक हिरासत में ऐसा व्यवहार उचित नहीं है। पुलिस का कहना है हमने नियमों के तहत ही काम किया है। आम आदमी पार्टी कह रही है बदसलूकी करने वाले अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए। पुलिस कह रही है आरोप गलत है, पुलिस को अपनी ड्यूटी का बखूबी पता है। जब यह तस्वीर आई कि मनीष सिसोदिया को पुलिस ने गले में हाथ डालकर आगे की तरफ खींचा जिससे मीडिया से बात ना करने पाए, उसके बाद फौरन ट्वीट्स वॉर शुरू हो गया। केजरीवाल से लेकर बड़े बड़े नेता ट्वीट करने लगे। सबसे पहले देखिए आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया, दिल्ली पुलिस की मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करने की हिम्मत कैसे हुई, यह तानाशाही पूरा देश देख रहा है। अरविंद केजरीवाल ने लिखा क्या पुलिस को इस तरह मनीष जी के साथ दुर्व्यवहार करने का अधिकार है? क्या पुलिस को ऐसा करने के लिए ऊपर से कहा गया है? सौरभ भारद्वाज ने लिखा दिल्ली पुलिस को इस अफसर को तुरंत सस्पेंड करना चाहिए। वीरेंद्र सचदेवा है अध्यक्ष दिल्ली बीजेपी के, उन्होंने लिखा हर बात पर राजनीति करना आपकी फितरत है। वीडियो में दिख रहा है कि पुलिस अधिकारी सिसोदिया को जल्दी से निकालने का प्रयास कर रहे हैं। अब सामान्य लोग भी उस पर लिख रहे हैं। निर्मल बरनवाल ने लिखा पुलिस अफसर ने आपको सुरक्षा देने के लिए अपनी बाहों को मजबूती से फैला दिया, कितना बेवकूफ बनाओगे जनता को। शमा परवीन लिख रही हैं मनीष सिसोदिया के साथ यह हरकत बेहद शर्मनाक है, दिल्ली पुलिसकर्मी ने गर्दन पकड़ी, यह बदसलूकी निंदनीय है। धर्मेंद्र सिंह लिख रहे हैं पुलिस मनीष जी को बचा रही है भाई, याद रखें अतीक को पत्रकार बनकर ही उड़ा गए थे कुछ लोग। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कैसे, एक तो मनीष सिसोदिया का एपिसोड अलग है, लेकिन दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं अध्यादेश पर केजरीवाल नेताओं को एकजुट कर रहे हैं। आज केजरीवाल भगवंत मान के साथ गए थे और ममता बनर्जी से मिले, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। केजरीवाल ममता बनर्जी यानी टीएमसी को भी अध्यादेश के खिलाफ तैयार कर रहे हैं। अगली तस्वीर दिखाई, केजरीवाल और ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद अगली तस्वीर दिखाइए। इससे पहले नीतीश कुमार से भी मिले थे अरविंद केजरीवाल। नीतीश कुमार
को भेजा, उसके बाद कहां अगली तस्वीर दिखाई जरा, नीतीश कुमार को भेजा कांग्रेस के पास कि कांग्रेस भी उनके साथ आ जाए अध्यादेश पर। अब अध्यादेश तो बन गया, लेकिन अध्यादेश 6 महीने के लिए होता है। अगर उसके बाद पार्लियामेंट सेशन शुरू हो गया तो उसे कानून के रूप में पास करवाना होता है पार्लियामेंट से, और उसके लिए चाहिए संख्या बल। राज्यसभा में संख्या बल में पेच है। तो देखिए क्या कोशिश है, केंद्र के अध्यादेश को लेकर केजरीवाल की यह मुहिम है। विरोधी नेताओं से मिलकर समर्थन जुटाने की कोशिश है उनकी। आज कोलकाता में ममता बनर्जी से मुलाकात की केजरीवाल ने। ममता ने अध्यादेश पर समर्थन का वादा दिया है राज्यसभा में। ममता ने दूसरी पार्टियों से भी समर्थन की अपील की है, और 21 मई को नीतीश कुमार केजरीवाल से मिले थे। अध्यादेश पर नीतीश केजरीवाल के साथ है। नीतीश ने राहुल और खड़गे से भी मुलाकात की थी इस मसले पर। अध्यादेश पर कांग्रेस का समर्थन मांगा था। कांग्रेस ने कहा हम अध्यादेश का विरोध करेंगे, और केजरीवाल 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे से मिलेंगे। 25 को शरद पवार से मुलाकात करने वाले हैं केजरीवाल। आइए अब मैं आपको जल्दी से बताता हूं कि आखिर किस तरह से राज्यसभा का आंकड़ा क्या है, राज्यसभा में क्या बहुमत है, राज्यसभा में क्या बीजेपी पास करा पाएगी, अध्यादेश को कानून की शक्ल दे पाएगी। देखिए जरा ग्राफिक्स प्ले कीजिए प्लीज, कि आखिर बहुमत किसके पास है। लोकसभा में तो बीजेपी पास करा लेगी, लेकिन क्या राज्यसभा में फंस जाएगा मामला। यह आप देख रहे हैं कुल सदस्य 245 है, राज्यसभा में 236 वर्तमान सदस्य हैं, और बहुमत 119 का है। बीजेपी के पास, एनडीए के पास 110 है, 9 कम है, और वाईएसआर के पास 9 है। तो वाईएसआर कहां जाएंगे सवाल यह है। बीजेडी के पास 9 है, बीजेडी के 9 मिल गए तब भी पास हो जाएगा। जगन मोहन रेड्डी ने कई बार सरकार का समर्थन किया है। वाईएसआर के 9 सदस्यों का समर्थन या बहिष्कार बहुत अहम है। बीजेडी भी कांग्रेस का समर्थन कर सकती है, और केजरीवाल इसी को रोकने की कोशिश करेंगे कि इनका समर्थन भी उन्हें हासिल हो जाए। बहरहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तीखी जांच वाला